मेरा नाम आयशा है। मैंने गरीब घराने में अपनी आंखें खोली थी। कहने को तो मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी और पहली औलाद थी, लेकिन पहले औलाद को जितना प्यार मिलता है उतना प्यार मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिल सका था। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था, इसे मेरे माँ बाप पूरा प्यार किया करते थे। वो मेरे पैदा होने के पूरे 7 साल के बाद हुआ था। इसे सबसे ज्यादा प्यार इसलिए भी मिला था, मेरे जन्म के बाद जब 5-6 साल तक मेरी माँ को कोई अच्छी खबर नहीं मिली तो इन्हें ऐसा लगा जैसे अब वो आगे माँ नहीं बन सकेंगी। इसलिए इनको ये ख्वाहिश जागने लगी कि वो दोबारा से माँ बने। हालांकि गरीबी के वक्त में इनके लिए मेरी तरबियत करना काफी मुश्किल हो रहा था। जब इन्हें 7 साल के बाद बेटा हुआ तब इन दोनों की खुशी डबल हो गई थी। मेरे माँ बाप दोनों ही बहुत खुश थे। इनको लगता था कि आने वाले वक्त में बेटा इनका सहारा बनेगा। बेटी तो रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए बेटी से उम्मीद लगाना बेकार है। मैं अब खामोश रहती थी। मैं अपने माँ बाप की किसी भी हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं देती थी। मैं जानती थी कि मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ है। मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई का बचपन से ही बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मेरा उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा था। मुझे अगर भूख लगती मैं खूब शोर मचाकर रोती, तब मेरी माँ मुझे खाना दिया करती थी। और अगर मैं सारा दिन इधर उधर खेलती रहती तो मेरी माँ को कभी मेरी कोई परवाह ही नहीं हुई थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जब मैं 4 साल की हुई और मैंने आसपास के बच्चों को पढ़ने जाते हुए देखा, तब मुझे भी ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मुझे भी स्कूल जाना है। मैंने इस बारे में अपने माँ बाप से बात की, उनसे इजाजत ली कि वो मुझे स्कूल भेज दें। मेरी उम्मीद के मुताबिक इन दोनों ने मुझे इनकार कर दिया था, मगर फिर मेरे बहुत जिद करने पर मेरे बाबा का कहना था कि तुम अपना शौक पूरा करने के लिए 1-2 साल तक स्कूल जा सकती हो, वो भी सरकारी स्कूल में, क्योंकि फीस देने की हमारी हैसियत नहीं है। मैंने अपना दिल छोटा नहीं किया और मैं सरकारी ही स्कूल में पढ़ने के लिए चली गई, जहाँ किताबें और ड्रेस मुफ्त में मिलती थी। स्कूल वालों ने किसी बच्चे को दी थी तो किसी बच्चे को नहीं दी। ये भले ही सरकारी स्कूल था, मगर यहाँ पर बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं होती थी। मैं फिर भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 2 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चल सका। फिर माँ ने कहा, अब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बड़ी हो रही हो, अब घर के काम संभालो। बचपन में और कम ही उम्र में माँ ने मुझे घर के सारे कामकाज सिखा दिए थे। वो खुद तो भाई की सेवा में लगी रहती थी और मुझे उन्होंने खेलकूद और पढ़ाई लिखाई से हटाकर घर के कामों में बिजी कर दिया था। कम उम्र में ही मुझे खाना बनाना आ गया था, घर के ये काम को तरीके से करना आ गया था। फिर जैसे जैसे मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी, मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। इस घर में मेरी कोई मर्जी नहीं चलती थी। मैं अगर कभी अपनी माँ से कहती कि माँ आज खाने में मेरी पसंद का खाना बना लो ना, मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मगर माँ का कहना था कि नहीं, तेरी मर्जी हमारे लिए इतनी अहम नहीं रखती, तू तो चली जाएगी अपने ससुराल। वो मेरे छोटे भाई से पूछती थी कि इसे क्या खाना है, और जो बाबा और मेरा छोटा भाई कहते वही घर में बनता था। यहाँ तक कि हर ईद पर इसके कपड़े आते थे और मुझसे कह दिया जाता था कि अभी तुम्हारे पुराने कपड़े रखे हुए हैं, पहले वही खराब करो, इसके बाद दूसरे आएंगे। मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे थे, मगर इन्हें मेरे लिए रिश्ता भी ऐसा चाहिए था जहाँ मैं सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार सकूं। मेरी खुशी मेरी मर्जी कोई किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जिससे इनकी बेटी की शादी होगी वहाँ वो खुश भी रहेगा या नहीं। बस इनको तो मेरे लिए ऐसे रिश्ते की तलाश थी जिसके बाद उनसे कुछ खर्च ना करना पड़े, कोई मुझे फ्री में ले जाए, न दहेज का झंझट हो, न बारात को खिलाने पिलाने का। मेरे माँ बाप आपस में बैठकर जब मेरी शादी के बारे में बातें किया करते थे, तब मैं इनकी बातों को सुनती रहती थी और इनकी नीयत को भी अच्छी तरह से समझ गई थी। फाइनली इन्हें मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता मिल गया था जिसके साथ वो मुझे रुखसत कर देना चाहते थे। ये रिश्ता इतनी जल्दबाजी का था कि मुझे भी कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला था। एक दिन अचानक माँ ने कहा कि तैयारी शुरू कर दो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। ये सुनते ही मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ लड़का कौन है, कैसा है? माँ ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी कि तुम कौन होती हो इस बारे में सवाल करने वाली? बेटियां सिर्फ अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक चलती हैं। हमने तुम्हारे लिए अच्छा ही रिश्ता देखा है, वहाँ पर तुम बहुत खुश रहोगी। हाँ, एक बात याद रखना, वहाँ गुजारा करने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि छोटी मोटी तकलीफों पर रोती हुई यहाँ आ जाओ। देखो, हम लोग पहले ही काफी परेशान हैं, बहुत गरीब हैं,
तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला है, तुम जानती हो ना। मैं खामोश हो गई और मैंने अपनी नजरें झुका ली। इनको कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बस इसी तरह अपने ससुराल में भी अपनी आंखें खुली रखना और मुंह बंद रखना। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती हैं। इससे आगे कोई भी सवाल करने की गुंजाइश बचती ही नहीं थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हूँ। मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे साथ मेरी खुशियों को समझने वाला नहीं है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी बहुत ही सिंपल थी, ना कोई ढोल, ना सजावट, ना चहल पहल। बस माँ ने मुझे लाल रंग का दुपट्टा पहनाया और कहा कि चलो आज तुम्हारा निकाह है। मैं खामोशी से नजर झुकाकर इनके साथ चली गई। ना मेरे दिल में खुशी थी, ना मेरे दिल में अफसोस था। बस अजीब सी बेचैनी थी कि पता नहीं ये अनजाना सा रिश्ता कैसा होगा। जैसे ही मैं अपने माँ बाप के पास एक घर में पहुंची, वहां एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा था, जिसे देखकर मैंने सोचा कि शायद इनके बेटे से मेरी शादी होने जा रही है। मगर जब मुझे पता चला कि मेरा होने वाला शौहर वही इंसान है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी माँ की तरफ चौंक कर देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। माँ समझ गई थी कि मैं इनसे क्या सवाल करने वाली हूँ। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, खाते पीते घर आके हैं, तुम्हें उनके घर कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाबा ने भी कुछ इस तरह से दुआ दी थी। मैं जो हर बार की तरह इस बार भी खामोश रही और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ हो गया। मेरी शादी इस आदमी के साथ हो गई थी। अब मैंने इसको अपना शौहर मान लिया था और मैं रुखसत होकर इसके घर आ गई। यहाँ पर मेरे शौहर की सिर्फ माँ थी, जिसने दरवाजे पर मेरा खूब अच्छे से वेलकम किया और कहा कि बहू, तुम बहुत खूबसूरत हो, बस अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छा करे। मैं हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसी दुआ क्यों कर रही हैं। फिर वो मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। मैं इस छोटे से कमरे में बैठी हुई थी, जहाँ सिर्फ एक पुरानी अलमारी, एक पुरानी किराकरी और एक डबल बेड रखा हुआ था। इस कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे काफी पुराना कमरा है और यहाँ कोई रहता नहीं था। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो जब मेरे बराबर में आकर बैठा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो आ गई हो, मगर यहाँ आने के बाद अपनी आंखों में ज्यादा सपने सजाने की जरूरत नहीं है। इनकी ये बात सुनते ही मैंने फौरन पलटकर इनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि यह बात तो तुम्हारे माँ बाप ने बता दी होगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा, तो फिर ये तुम्हारे माँ बाप की गलती है। दरअसल मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम अपना मकसद समझ जाओ कि इस घर में मैं तुम्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए लेकर आया हूँ, बीवी होने का हक देने के लिए नहीं। मैं पहले ही अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बीवी के साथ मेरी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक वो माँ नहीं बन सकी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुम्हारे माँ बाप को सारी बात पहले से ही बता दी थी और उनसे ये भी कह दिया था कि आपकी बेटी को हमारे घर में रहने के लिए सारी सहूलत मिलेगी, इसलिए मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। इनकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर हुआ था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी थी जो पहले से ही शादीशुदा था और इस घर में मुझे बीवी बनाकर नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ कर लाया था। मुझे सारी जिंदगी अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन अब मेरा दिल अफसोस से भर गया था। मैं बहुत रोई थी, मगर मेरे शौहर को मेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने लाइट बंद किया और अपना हक मुझसे वसूल कर लिया था। मैं अब इसकी बीवी थी, इसे रोक भी नहीं सकती थी, ना इस घर से भाग सकती थी। इस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सारी रात बेचैन रही, अपने माँ बाप के दिए गए धोखे के बारे में सोचती रही। उन्होंने मुझे अपने घर से निकालने के चक्कर में मेरे बारे में कुछ सोचा तक नहीं था। फिर मैंने अपने दिल को समझाया और कहा कि जैसा भी हो, अब ये इंसान मेरा शौहर है और मैं अब अपने घर से रुखसत होकर इस घर में आ चुकी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि शादी के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हो सके तो अपने ससुराल में ही गुजारा कर लेना। अब तो जैसे तैसे मुझे यहीं पर गुजारा करना था। मैं सुबह सवेरे उठी, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई थी। मैंने अपने हाथों में लाल रंग की भारी भारी चूड़ियां पहनी, लिपस्टिक लगाई और सुबह सवेरे अपनी सास की दुआएं लेने के लिए कमरे से जैसे ही बाहर निकली तो एक औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं समझ नहीं सकी थी कि यह कौन है।
मैं अभी इससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मार दिया और ये कहने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना सजने संवरने की। तुझे यहाँ सजने संवरने के लिए नहीं लाया गया। तुझे तेरी हैसियत का कल रात अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि आखिर तो इस घर में किस लिए ले आई है। इसलिए ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है। जिस मकसद से इस घर में आई सिर्फ इसी मकसद पर ध्यान दे। मैं इसे कुछ ना कह सकी, बस अपना गाल पकड़कर खामोश रही। मेरी आंखों में आंसू थे मगर मैं फटी फटी नजरों से उस औरत को देख रही थी। वो अपनी बात मुझसे कहकर चलती हुई वहां से चली गई थी और मैं अभी अभी वहीं पर खड़ी रही थी जब मेरी सास वहां पर आई और मेरी आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि आयशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी कि आपसे दुआ लेने के लिए आपके कमरे की तरफ आ रही थी। तभी एक औरत ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि यहाँ पर ज्यादा समझने संवरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अफसोस भरा चेहरा बनाया और कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारा सामना परवीन से हुआ। मैंने चौंक कर इनसे पूछा, परवीन कौन? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम्हारी सौतन है जो तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार गई है। दरअसल इन दोनों की शादी को काफी समय हो गया। मेरी बहू मां नहीं बन सकती। मेरा बेटा इससे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए इसने अपनी बीवी को बिना बताए तुमसे शादी कर ली। इसे कल रात की पता चला कि वो दूसरी शादी कर चुका है। जज्बात से वो बहुत भड़की हुई थी और इसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मेरे बेटे ने औलाद की लालच में आकर ये सब कुछ क्या किया। हालांकि इसकी बीवी इसकी दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और मेरा बेटा किसी भी हालत में बाप बनना चाहता था। मैंने कहा, माँ जी तो क्या जब इन लोगों को अपनी औलाद मुझसे मिल जाएगी तो मेरे शौहर मुझे छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है। मैं जानती हूँ कि इसने औलाद की लालच में आकर यह कदम उठाया, मगर इसने तुम्हारे माँ बाप से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारे माँ बाप ने खुद ही मेरे बेटे से तुम्हारी शादी की बात की थी और कहा था कि हमारी बेटी से शादी कर लो, इसे अपने घर में जगह दे दो, वो तुम्हें बाप बना देगी। तुम्हारा बाबा अक्सर हमारे यहाँ आता जाता रहता है। सास की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा थी, मगर फिर भी मैंने अपने दिल को समझा लिया और सोचा कि अब मुझे यहीं पर रहना है तो यहाँ के माहौल के हिसाब से ये खुद को ढालना होगा। आज मेरी शादी की पहली सुबह थी। मैंने सोचा कि मुझे अपने शौहर के दिल जीत लेना चाहिए। वो मुझसे नाराज नहीं होने चाहिए। अगर बच्चा पैदा करने के लिए लेकर आए हैं तो मैं इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझसे खफा रहें और मैं किसी भी कीमत पर अपने शौहर को खुद से खफा नहीं करना चाहती थी। मैंने एक दो बार इनसे पूछा भी कि आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं, मगर उन्होंने मना कर दिया और अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। कुछ ही लम्हे गुजरे थे, इसके बाद जिंदगी रूटीन पर चलने लगी। मेरी सौतन को घर में मेरी मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर वो अपने शौहर की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो मुझे कड़वी कसेली बातें भी सुनाया करती थी, मगर मैं इसकी बातें सुनकर नजरअंदाज कर देती थी। मैंने देखा था कि मेरे शौहर का बिहेवियर शादी की पहली रात जैसा था, इसके बाद बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा था। दिन गुजरने के साथ साथ इनका भी बिहेवियर मेरे साथ नरम होता जा रहा था। मेरी सास मेरा ख्याल रखती थी। जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई थी, ना तो मैं अपने मायके गई और ना ही मेरे माँ बाप से कोई भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं जैसे तैसे यही गुजारा करूंगी, लेकिन कभी अपने माँ बाप के पास लौट कर नहीं जाऊंगी। जब जब मेरी सौतन परवीन मेरे सामने आया करती थी, तब तक यही कहती थी कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त तक अपने शौहर की जिंदगी में नहीं रहने दूंगी, बहुत जल्द ही निकाल कर बाहर फेंकूंगी, क्योंकि मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे औलाद नहीं चाहिए और मैं कभी भी अपने शौहर को बांटता हुआ नहीं देख सकती। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं अपने सौतन की बातों पर खामोश रहती थी, बल्कि मुझे इससे बहुत डर भी लगता था। एक दिन जब रात के वक्त मेरे शौहर मेरे साथ कमरे में मौजूद थे, वो पहली बार मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए थे। मुझे खुशी हुई थी कि अब इनको धीरे धीरे मेरी फिक्र होने लगी है। पहले वो ज्यादा जाहिर नहीं करते थे। मैं इनकी दी हुई आइसक्रीम इनके साथ बैठकर खा रही थी जब कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मेरे शौहर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो इन्हें ढकलते हुए मेरी तरफ लपकी और शौहर की तरफ देखकर कहने लगी
कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके लिए आइसक्रीम लाने की। आप इसे यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए लेकर आए हो या इसके शौक पूरे करने के लिए। उन्होंने कहा कि खामोश हो जाओ परवीन, मेरी शादी तुमसे भी हुई है और इस लड़के से भी हुई है, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। शौहर की बातों पर वो खामोश हो गई थी। जब सब खामोश हो गया तो मेरे शौहर कमरे से निकल गए, मगर फिर परवीन मेरे पास आई और कहने लगी कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे शौहर से शादी करके तुम मेरा हक मार रही हो। मेरा शौहर जो कल तक मेरा था अब तुम्हारा दीवाना होने लगा है, तो तुम्हें इन सब कुछ बहुत भारी पड़ेगा। वो मुझे धमकी देकर गई थी और मैं जो आइसक्रीम मिलने पर खुश थी, अब मेरी सारी खुशी छू हो गई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस दिन के बाद से मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। बार बार मेरे दिमाग में परवीन की धमकी घूम रही थी। इस घर में सुकून नहीं था, एक अजीब सी बेचैनी। मैंने कई बार हिम्मत करके अपनी माँ से बातचीत करने की कोशिश की, भले ही उन्होंने मेरे साथ ही सब कुछ किया था, लेकिन थी तो वो मेरी माँ ही और मुझे इन लोगों की याद आ रही थी। लेकिन मैं ये सोचकर ठहर गई थी कि जैसे मुझे इनकी याद आ रही है वैसे ही इनको मेरी याद क्यों नहीं आई। मेरे दिल के हाल चाल सुनने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन मैं घर के सारे काम से निपटकर अपने कमरे में बैठी हुई थी, जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो मैं अपनी जगह दंग रह गई थी। मैं घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि सामने ही मेरी सौतन और इसके साथ दो अनजान मर्द खड़े हुए थे। लेकिन रात के इस वक्त मेरे कमरे में इनका क्या काम था। वो मुझे देखते हुए कहने लगे, अगर शोर मचाओगी तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा और अगर खामोशी से बर्दाश्त करोगी तो तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। मेरी सौतन कहने लगी कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें जो तकलीफ मिलेगी इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। यह कहते ही इसने इन दोनों मर्दों को इशारा किया था। वो दोनों दरिंदे मेरी तरफ बढ़े थे। मैं चीख कर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मैंने चिल्लाकर परवीन से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या ये तुम क्या कर रही हो। इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया था। मैं इनसे चीख चीख कर कह रही थी कि छोड़ो मुझे। वो दोनों नकाबपोश मर्द थे और मुझे अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे थे, मगर मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। इनमें से कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इनमें से एक ने कहा कि ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि हमारी बात मान लो वरना नुकसान उठाओगी। ये कहते ही वो मुझे घसीटते हुए और मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए दरवाजे से बाहर लेकर जा रहे थे। इतने में ही दरवाजे पर मेरा शौहर आ गया। इन्हें देखकर मैंने सुकून की सांस ली थी। इन्हें देखते ही ऐसा लगा था जैसे मेरे शरीर में किसी ने जिंदगी भरती हो। अंदर आते ही वो भी कुछ लम्हे के लिए ठहर गए थे और फिर अचानक उन्होंने अपनी पहली बीवी के बालों को झपटकर इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम कहाँ लेकर जा रही हो इसे। ये तो अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे फोन कर दिया था कि तुमने घर के अंदर दो मर्दों को बुलाया है। मैं तो ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने दो मर्दों को अंदर बुलाया है और तुम इन्हें लेकर आयशा के कमरे में चली गई हो, तो ना जाने क्यों मुझे कुछ खटका सा महसूस हुआ। इसलिए मैं फौरन मौके पर पहुंच गया। वो दोनों आदमी कौन थे और वो मेरे साथ मुझे जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे थे, ये बात कोई नहीं जानता था। परवीन खामोश खड़ी हुई रो रही थी। वो दोनों लड़के भी भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर घर में मौजूद मेरी सास मेरे शोर शराबे की आवाज सुनकर पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस इन सबको अरेस्ट करके ले गई थी। मेरी सास ने मुझे घर में ही रहने के लिए कहा था। वो और मेरे शौहर पुलिस इन दोनों आदमियों और मेरी सौतन के साथ साथ पुलिस स्टेशन चले गए थे। मुझे घर में अकेले बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। जब थोड़ी देर के बाद वो दोनों माँ बेटे वापस आए तो उन्होंने मुझे एक हकीकत बताई। ये कैसी हकीकत जिससे वो भी कई सालों से अनजान थे। उन्होंने बताया कि इन्हें भी आज पहली बार पता चला कि परवीन गिरोह से जुड़ी हुई है। वो एक ऐसा ज्ञान है जो लोगों के शरीर से अंदरूनी अंग निकालकर इसकी तस्करी करते हैं। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और वो लोग मुझे भी अपने साथ इसलिए ले जा रहे थे। दरअसल जिस दिन से मेरे शौहर ने अपनी पहली बीवी की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी दूसरी शादी मेरे साथ की थी, तब से ही इसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसे लगा कि अब इसका शौहर बदल जाएगा, मुझसे मोहब्बत करने लगेगा, इसलिए इसने मुझे घर से उठाने का फैसला किया। इसे लगा कि सास दवाई खाकर सो रही है, शौहर घर से बाहर गया हुआ है।
इसलिए इसके लिए ये सब कुछ आसान होगा। मगर वो नहीं जानती थी कि आज मेरी सास ने दवाई खाई ही नहीं बल्कि इनकी दवाई तो खत्म हो गई थी। अक्सर वो दोपहर को नींद की दवाई खाकर 4 घंटे के लिए सो जाती थी। आज जब उन्होंने परवीन के साथ 2 अनजान मर्दों को मेरे कमरे में जाते हुए देखा तो फौरन बेटे को फोन करके सब कुछ बता दिया। मेरे शौहर ने इन तीनों को अरेस्ट करवा दिया था। पुलिस ने जब इन तीनों से पूछताछ की तो पता चला कि वो एक बहुत बड़ी गैंग चला रहे हैं। परवीन इस गैंग को बहुत अच्छे से जानती है और वो खुद भी इस गैंग का हिस्सा थी। परवीन तो अब अपने किए की सजा जेल में भुगत रही थी। मेरे शौहर ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि अच्छा हुआ मैं मौके पर पहुंच गया, वरना आज तुम्हारे साथ ना जाने क्या हो जाता। इस दिन के बाद से मेरे शौहर ने मेरी बीवी होने का असली हक दे दिया था। अब मैं इस घर में सुकून से रहने लगी थी और ऊपर वाले ने हमें कुछ वक्त के बाद ही औलाद की नेमत से भी नवाज दिया था। जैसे ही मेरे 9 महीने पूरे हुए तो मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मैं अपने शौहर, बेटे और अपनी सास के साथ बहुत खुश थी। जो खुशियां मुझे पहले नसीब नहीं हुई वो खुशियां मुझे अब मिल गई थी, क्योंकि बेटे के जन्म के बाद मेरे शौहर मेरी और भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। मगर मेरे शौहर को कभी कभी परवीन की याद आया करती थी, क्योंकि इनकी शादी परवीन के साथ मोहब्बत से हुई थी। लेकिन जब इनका ध्यान इसकी हरकतों पर जाता तो वो कहते ये अच्छा हुआ वो यहाँ से चली गई, और वो इसे अपने दिल से निकालने की पूरी कोशिश करते थे। वक्त गुजरता गया और मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया। अब मेरे पास एक बेटा और एक बेटी हो गए थे। मेरे शौहर कहते थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बाप बनने की खुशी दी। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जिसने अपनी जिंदगी में शामिल किया। इसी दौरान मेरी सास की मौत हो गई। इनकी मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरी हमेशा इज्जत की थी, मुझे हमेशा मोहब्बत दी थी, मुझे एक माँ की तरह प्यार किया था। शायद अच्छे लोग दुनिया से जल्दी ही चले जाते हैं, इसलिए वो भी जल्दी इस दुनिया से चले गए। मैंने और मेरे शौहर ने मिलकर अपने बच्चों की परवरिश की। मेरे बच्चे अब काफी होशियार हो चुके थे। बड़ा बेटा 17 साल का और बेटी 15 साल की थी। एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए गई तो सामने देखकर मेरे होश उड़ गए कि दरवाजे पर परवीन खड़ी हुई थी। वही चेहरा, वही नक्श, बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। आज इतने सालों बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मैं घबरा गई थी। जब मेरी शौहर दरवाजे पर आए, उन्होंने इसे सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पुलिस ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? इसने अपने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैंने जो किया मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ गलत था, लेकिन मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। मेरे भाई ने मेरी जमानत करके मुझे पिछले 6 महीने पहले एक जमानत पर छुड़वा दिया था, मगर कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ कि मुझे अपने घर में जगह दे दो। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस मुझे तुम्हारे घर में जगह चाहिए और 2 वक्त की रोटी, और मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर रहूंगी। मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने अपने शौहर से कहा कि वो बहुत शर्मिंदा हो रही है, इसे माफ कर दीजिए। हालांकि मेरे शौहर इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। ये मेरी ही वजह थी जो वो घर के अंदर दाखिल हो गई। मेरे शौहर इससे बात नहीं करते थे, लेकिन उसने हम सब घर वालों का दिल जीत लिया था। वो घर के सारे काम किया करती थी। हालांकि इसकी उम्र मुझसे ज्यादा थी। वो मेरे बच्चों को बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन कभी कभार मुझे इसकी हरकतें बड़ी अजीब लगती थी। मैं अपने बच्चों को जिन कामों से रोकती थी वो खुद मेरे बच्चों को काम करने की इजाजत देती थी, और मेरे बच्चे मुझसे हटकर इसके साथ ज्यादा अटैच हो गए थे। जैसे मेरी बेटी जवानी की तरफ जा रही थी, मैंने इनसे मना किया था कि तुम मोबाइल का इस्तेमाल मत किया करो, मगर परवीन स्कूल खामोशी से मोबाइल चलाने के लिए दे देती थी। मेरा बेटा बहुत फजूल खर्चे करने लग गया था। मैं उनसे सिर्फ जरूरत के लायक ही पैसे दिया करती थी, लेकिन परवीन खामोशी से इससे जितने पैसे मांगता वो इतने ही पैसे इसे दे दिया करती थी। यह सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच रही थी कि इस बारे में अपने शौहर से बात करूं, लेकिन काफी दिनों से इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मेरे बच्चे, हम दोनों शौहर बीवी से ध्यान हटाकर परवीन की तरफ हो गए थे। मैंने देखा था कि परवीन मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती थी और इनसे कहती थी कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पापा की पहली बीवी तो हो ना। बच्चे छोटी छोटी बातों पर कह दे, मम्मी आप तो हमें रोकते टोकते हो, मगर परवीन माँ तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करती है। इनके सारे ख्वाहिशें तो मैं भी पूरी किया करती थी, लेकिन वो ख्वाहिश जो इनके लिए ठीक होती थी। मैं अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी।
मगर परवीन इनकी हर ख्वाहिश पूरी करके इनकी आदतों को बदल रही थी। मैं अपने शौहर की तबीयत खराब होने की वजह से ज्यादातर इनके साथ ही वक्त बिता रही थी, इसलिए बच्चों की तरफ से मेरा ध्यान हट गया था। एक दिन इनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गई और अब मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। मैं इनकी मौत पर बहुत रोई थी। इनके मरने के कुछ दिनों बाद ही मैंने देखा कि मेरे दोनों ही बच्चे मुझसे पूरी तरह से अलग हो गए। इनको जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, ना बेटे को और ना ही बेटी को। अब जब से इनके बाप की मौत हुई थी तब से वो और भी ज्यादा परवीन के करीब हो गए थे। मैंने देखा था जो परवीन हमारे सामने हाथ जोड़कर रोते हुए इस घर में दाखिल हुई थी। इसने कहा था कि मुझे सिर्फ यहाँ रहने के लिए जगह और 2 वक्त की रोटी चाहिए, मगर अब इसने मेरे शौहर के मरने का पूरा पूरा फायदा उठाया था। मैं देख रही थी मेरे बच्चों के अंदर भी काफी बदलाव आ गए थे। मेरे दोनों ही बच्चे मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मेरा बेटा अब नौकरी करने लगा था, इसकी उम्र 21 साल हो गई थी और बेटी घर में होते हुए भी मुझे नजरअंदाज कर रही थी। आखिर मेरे बच्चों को यह सब क्या हो गया था? मेरे बच्चे जो कभी मेरे हुआ करते थे अब मुझे पराये लगने लगे थे। कि क्या परवीन ने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया था? क्या वो इसलिए इस घर में आई थी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन परवीन ने मुझसे कहा कि उठो और घर का सारा काम करो। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? वो कहने लगी कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बस मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया। इसके तेवर बहुत बदले हुए थे। एक दिन सुबह का वक्त था। जब मैंने घर में चहल पहल देखी तो हैरान रह गई। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकल कर गई तो एक उधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मुझे देखते ही मेरा बेटा उठकर खड़ा हो गया और उस आदमी से कहने लगा कि देखो, ये मेरी मम्मी है। उसने गर्दन हिलाई। मैंने कहा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? तो वो कहने लगा कि मम्मी, घर में काफी परेशानी हो रही है। पापा के मरने के बाद हम लोग हर चीज के लिए तरस रहे हैं। अब घर में कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जिसे बेच दिया जाए। फिर हमारा ध्यान आप पर गया। हमने सोचा आपकी शादी तो कम उम्र में हो गई थी, जवान बच्चे होने के बावजूद भी आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती, तो फिर आपकी शादी करवा देते हैं। मैंने चौंक कर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? इस दिन घर में परवीन नहीं थी, मेरा बेटा और बेटी ही मौजूद थे। मेरी बेटी ने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगी कि आखिर आपने हमें सारी जिंदगी दिया ही क्या है? बस हमेशा हमें छोटी छोटी बातों पर रोकती टोकती रही हो। अरे हमारी भी लाइफ है, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। बस हमने फैसला कर लिया है कि हम आपकी शादी इन अंकल के साथ करवा देंगे और आपको पता है कि उन्होंने हमें पूरे 2 लाख रुपए देने का वादा किया है। आपसे इनकी शादी हो जाती है तो हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे और इन 2 लाख रुपयों से हमारी बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। वैसे भी जब से पापा की मौत हुई है हम लोग तो 1-1 रुपये के लिए तरस गए हैं। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी माँ को 2 लाख रुपए के लिए बेच रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे पापा चले गए ऐसे ही हम अब भी सब्र कर लेंगे। वैसे भी हमारा ख्याल रखने के लिए परवीन माँ है ना। मुझे आज अपने बच्चों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इन्हें जन्म दिया था। इनमें और मेरे माँ बाप में कुछ ज्यादा ही कोई फर्क नहीं रहा था। हर बार मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया था। एक वक्त था जब मेरे माँ बाप ने मेरे शौहर से मेरी शादी अपने फायदे के लिए करवाई थी और अब ये वक्त आ गया कि मेरे बच्चे इस उधेड़ उम्र के आदमी में से मेरी शादी अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं। क्या मैं सिर्फ सारी जिंदगी दूसरों के फायदे का मकसद बनकर ही रहूंगी? मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, मगर मेरे बच्चों ने मेरी एक ना सुनी। मेरे अपने ही बच्चों ने मेरी शादी जबरदस्ती इस आदमी के साथ करवा दी और ये आदमी मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। जैसे मैं इसके घर पहुंची, ये देखकर मेरी आंखें चौंक गई कि ये इसका कोई घर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा बंगला था। चमचमाती हुई गाड़ियां खड़ी हुई थी। ये आदमी इतना अमीर था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पहली बीवी तो कई सालों पहले मर गई। ऊपर वाले ने कोई औलाद भी नहीं दी। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजर सके, तुम मेरी सेवा कर सको और मेरे साथ रह सको। मैं शायद कुछ कहने काबिल नहीं थी क्योंकि मेरे अपने बच्चों ने ही मुझे जो सदमा दिया था
वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। फिर मैं इस आदमी के साथ रहने लगी। यहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। ढेर सारे नौकर आगे पीछे घूमते रहते थे, सारे काम वही करते थे। और मेरा शौहर वो तो बीमार था, उसे कुछ पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसे तो बस किसी के साथ की जरूरत थी, इसलिए इसने मुझसे शादी की थी। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई भी अपना नहीं है और मैंने जिंदगी को कबूल कर लिया था। अपने बच्चों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लगभग 2 साल बाद एक ऐसा भी वक्त आया जब मेरा ये शौहर भी मुझे छोड़कर चला गया और मैं इस बड़े से बंगले में अकेली रह गई थी। वो तो चला गया था, लेकिन इसकी सारी जायदाद का ख्याल अब मैं रख रही थी। इसके मरने के कुछ दिन के बाद एक जवान लड़का मामूली से खत काट का, इसकी उम्र लगभग 34 साल की उम्र थी, वो घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं सोफे पर बैठी हुई थी, वो मेरे सामने बैठ गया। सारे नौकर इसे देखकर सीधे खड़े हो गए। मैंने कहा कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं आपके शौहर का छोटा भाई हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। भैया की मौत अचानक हुई। मेरे लिए अमेरिका से यहाँ आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझे अब यहाँ पर आना पड़ा। मुझे अफसोस है कि मेरे भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनकी मौत को 1 हफ्ता हो गया और मैं यहाँ देर से पहुँचा। मैं आखिरी वक्त में इनसे मिलना चाहता था, इनको देखना चाहता था। शायद मेरे नसीब में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे भैया ने आपसे शादी कर ली थी। फिर मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। वैसे तो मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर गए, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए अभी आया हूँ। आप यहाँ पूरे घर में अकेले रह रहे हैं। मेरे भैया की सारी जायदाद भी आपकी हो गई। वो बातें करता रहा, लेकिन मैं इसकी बातों पर खामोश रही। फिर इसने अगली बात ऐसी कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। इसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये लफ्ज सुनते ही मैं चौंक पड़ी। मैंने कहा, शादी? इसने कहा कि जी, मैं आपको अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी जिंदगी में शादी का नाम शादी नहीं, बल्कि एक मजाक बनकर रह गया था। ये लड़का मुझसे शादी करने के लिए कह रहा था, हालांकि उम्र में मुझसे काफी छोटा था। मैं इससे शादी कैसे कर सकती थी? लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचूं तो ऐसा भी लगता था कि मुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये तो जवान है, मेरा ख्याल रखेगा, मेरा साथी बनेगा, तो शायद मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। मैं इससे शादी करना तो नहीं चाहती थी, मगर ये बहुत जिद करने लगा और कहने लगा कि मैं अपने भाई की बीवी यानी कि आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भैया की रूह को सुकून मिले। आप एक बार हाँ कह दीजिए। आपके पास सोचने के लिए पूरे 15 दिन का वक्त है। अगले महीने की 7 तारीख को आपसे शादी करूंगा और आपका जवाब हाँ में ही होना चाहिए, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके ये आखिरी लफ्ज मुझे डरा देने वाले थे। मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरी जिंदगी तो शुरू से ही नुकसान में चलती आ रही थी। जहाँ सुकून आता है, जिंदगी रुख मोड़ लेती है। वक्त गुजरता गया और अगले महीने की 7 तारीख भी आ गई थी। जब वो लड़का मुझसे शादी करने के लिए आ गया, मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब नौकरानी मेरे पास आई, वो कहने लगी कि मालकिन, सारे इंतजाम हो गए हैं, बस नीचे आपके आने का इंतजार किया जा रहा है। मैं अपने आप को आईने में देख रही थी कि बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ कितने हादसे हो चुके हैं। अब ना जाने आगे क्या होने वाला था। मैं जैसे ही नीचे पहुंची, नीचे शादी के सारे इंतजाम हो गए थे। वो लड़का भी आया हुआ था जो मेरा शौहर बनने जा रहा था। अभी मैं इसके साथ निकाह करने ही वाली थी कि मेरे दोनों बच्चे और मेरी सौतन आ गए। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी पागल हो गई हो क्या? आप इससे शादी करने जा रही हो? इससे पहले मैं कुछ बोलती, वो लड़का अनवर बोल पड़ा और कहने लगा, जब तुम लोग अपनी माँ की दूसरी शादी करवा सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी माँ के साथ तीसरी शादी नहीं कर सकता? मेरा बेटा यह बात सुनकर अचानक खामोश हो गया। मैंने कहा, आखिर तुम लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं शादी करने जा रही हूँ? क्यों आए हो यहाँ? मेरी बेटी जल्दी से मेरे पास आई। इसने मेरे कंधे को पकड़ा और कहने लगी, मम्मी हम आपके साथ यहाँ रहने आए हैं। 2 साल आपके बिना बड़ी कठिनाई से गुजरे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। इसने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि आयशा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम्हारे बच्चों से जो गलती हुई इसके लिए भी, और मैंने इनको नहीं रोका इसके लिए भी। तुम फिर से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, हम सब लोग एक साथ रहेंगे यहाँ पर तुम्हारे इस घर में। तभी अनवर कहने लगा कि किसका घर? कैसा घर? ये घर मेरा है, मेरे भाई का है, और मैं अपनी भाभी से शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी भाभी इस घर में मेरे साथ रहे।
इसकी ये बात सुनकर अचानक इन सबके चेहरे पीले पड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़का मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है। अनवर उठा और इसने ये नौकरानी को आवाज लगाई और एक पेन ड्राइव इसे दी ताकि वो सामने लगे एलसीडी पर इसे चला सके। मैं और वहां खड़े मौजूद सब लोग ये नजारा खामोशी से देख रहे थे। जैसे ही वो वीडियो ऑन हुआ, मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसकने को तैयार थी, जिसमें मेरे दोनों बच्चे बातें कर रहे थे। मेरी बेटी कह रही थी कि वो बूढ़ा आदमी तो मर चुका है, इसका सब कुछ मम्मी का हुआ। मम्मी इस घर पर अकेली हक जमा कर बैठी हुई होंगी। हम वहां जाएंगे और इनसे कहेंगे कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम इनके साथ रहेंगे और इनके शौहर की सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। फिर मम्मी को कर देंगे परवीन माँ के हवाले। फिर परवीन माँ इनका क्या करेंगी ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर कैमरे ने परवीन की तरफ रुख किया, जिसमें वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, और हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, मेरी तो इस औरत के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, मगर मेरा शौहर औलाद की लालच में इसे शादी करके घर ले आया। बस तब से ही मेरी ये दुश्मन बन गई। मगर अफसोस कि इस वक्त में से अपना बदला नहीं ले सकी। तुम्हारे बाप ने इसे बचा लिया था और मुझे जेल पहुंचा दिया, मगर वो मुझे मामूली चीज समझ रहा था। कुछ ही दिनों बाद मेरी जान पहचान लोगों से मुझे जेल से छुड़वा लिया, और फिर मैंने प्लान बनाया कि तुम लोगों के घर आने का और इस औरत को दोबारा से मजाक चकाने का। तब यह था कि इस औरत ने मेरे बच्चों को अपनी तरफ कर लिया था। मेरे बच्चे जो कभी अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे, वही बच्चे इस औरत के कहने में आकर अपनी माँ के खिलाफ जा चुके थे। परवीन और मेरे दोनों बच्चे देखकर दंग रह गए। इनकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। मेरे बेटे ने भागने की कोशिश की थी, तभी इसे अनजान आदमी ने पकड़ लिया, जो बिल्कुल इसके पीछे ही खड़ा था। एक ने परवीन को पकड़ा और दूसरी आवाज आई और कहने लगा, ये पुलिस है। पहले तो आपकी सौतन जेल से छूट गई, मगर अब इसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इसने बताया कि वो अमेरिका में रहता था। जब इसे अपने भाई की मौत की खबर मिली और साथ ही साथ ये भी पता चला कि इसके भाई ने दूसरी शादी कर ली है, इसने यहाँ से पहले अपने आदमियों को काम पर लगा दिया, मेरा बैकग्राउंड जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ और मैं कौन थी। इसके आदमियों ने मेरी सारी जानकारी गए, किस तरह मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हुए, और उन्होंने इसके भाई को मुझे 2 लाख रुपयों में भेज दिया। अनवर के ही आदमियों ने पूरी प्लानिंग के साथ परवीन, मेरे बेटे और बेटी का पीछा किया। इन्हें जहां से भी जैसा भी सबूत मिला, उन्होंने अनवर को भेज दिया। ये एक अहम और जरूरी सबूत था जो अनवर मुझे दिखाना चाहता था, और इसी ये भी पता था कि लोग शादी की खबर सुनकर मेरी शादी रुकवाने के लिए जरूर आएंगे। और तभी इन लोगों को सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने सौतन के करीब गई। मैंने इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुम्हें शायद तो अल्लाह ने इसलिए बे औलाद रखा क्योंकि तुम दूसरों की गोद उजाड़ने में माहिर हो। वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इसका भागना पॉसिबल नहीं था। अनवर के बारे में भी सारी सच्चाई पता चली कि वो पहले से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो अपने भाई की बीवी को बचाने के लिए और सारा सच मेरे सामने लाने के लिए यहाँ आया था। वो एक अच्छा ईमानदार इंसान था। वो जानता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो आगे बढ़ा और इसने ये सब कुछ नाटक रचाया। इन तीनों को तो पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी। परवीन पर तो अब लंबा केस चल रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे गिरोह से जुड़ी हुई थी जो यही काम इस काम को अंजाम देता रहा था। मगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल था। वो लड़की थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो जेल में अपनी जिंदगी गुजारे। मगर फिर जब मुझे ख्याल आया कि बेटी ने भी तो अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, वो भी तो लालची हो गई थी, मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। मुझे अपने बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं रही। अनवर और मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन गए। वहां जाकर हमें परवीन की हकीकत पता चली। दरअसल परवीन इस डॉक्टर की बेटी हो। इस काम की शुरुआत तुम्हारे बाप ने ही की थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।